जय हिंद, नमस्कार साथियों। आप सभी को मेरे तरफ से शुभकामनाएं हैं दिवाली की। जैसा कि अभी दिवाली तो आपका बीत चुका है, लेकिन अभी भी चलता रहता है आपका, एक दो दिन तक तो आप लोग चलाते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो अभी हम लोग जो है देखेंगे वो जैसा कि हमने दो लेक्चर में हमने देखा संशोधन, आपका संसदीय प्रक्रिया देखा था, कल देखा था। इससे पहले 3 तारीख को, 4 को हमने देखा था क्या, तो हमने देखा था संसदीय प्रक्रिया संबंधित और भी चीज़ों को। और आज हम देखेंगे जो आपके संविधान संशोधन से रिलेटेड क्वेश्चन, संविधान संशोधन क्या होता है उसे हम लोग प्रयास करेंगे देखने का, क्योंकि ये सारे जो आपके जो ये टॉपिक हैं, ये टॉपिक आपसे ऐसे रिलेट करता है कि किसी भी एग्जाम में ये आपके क्वेश्चन उठते हैं। वो पीसीएस का एग्जाम हो, आईएएस का एग्जाम हो, या आपके जो है कांस्टेबल का एग्जाम हो, पटवारी का एग्जाम हो, कहीं भी पॉलिटी यदि पूछा जा रहा है तो वहां ये सवाल आपके आते हैं। तो हम उन सवालों को डील करेंगे आज और उनसे रिलेटेड चीजों को समझेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि इसे आप लोग शेयर कर दीजिएगा और इसे जो है इत्मीनान से पढ़ने की कोशिश करिएगा। यहां से आपका हमेशा क्वेश्चन बनता है, ठीक है। देखिए, एक तो ये आपके लिए हमारे हम लोगों की तरफ से जो आपका एग्जामपुर है, आपके एग्जामपुर की तरफ से www.testwale.com पे फ्री मॉक टेस्ट आपका दिया जा रहा है। एसएससी जीडी का ही नहीं, और भी एग्जाम के भी फ्री मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं। जैसा कि आपको पता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो आर्थिक कमजोरी के कारण नहीं चीज़ों को कर पाते, मॉक टेस्ट नहीं कर पाते, कोचिंग नहीं कर पाते। उनके लिए जो है आपका ये बहुत अच्छा सुनहरा मौका है कि आप जो है यहाँ से अपने टेस्ट को देख सकते हैं, अपनी तैयारी को चेक कर सकते हैं इस टेस्ट के द्वारा, ठीक है। तो चलिए, ज़्यादा समय ना लेते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने किसको, अपने टॉपिक को। देखिए, पहला क्वेश्चन हमने कल देखा था, कल 2 दिनों में इसके बारे में हमने पढ़ा था। और इसको हमने ये जो सीज़न है, ये दिवाली स्पेशल सीज़न में हमने ये क्वेश्चंस रखे कि ये टॉपिक रखे जो हमेशा आपको परेशान करता है। हर एक विद्यार्थी को ये टॉपिक परेशान करता ही करता है, इसलिए हमने इन टॉपिकों को उठाया जो इस दिवाली में, इन कठिन टॉपिकों को आप आराम से क्या कर सकें, समझ सकें और इसको पढ़ सकें। इसका नोट्स बना लीजिएगा, पीडीएफ वैसे प्रोवाइड कर देंगे, बट आप लोग जो है पढ़ते समय नोट्स बना लेंगे तो मुझे 100% ये कहने में दिक्कत नहीं होगा कि आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में ये आएगा तो आप इसको कर पाओगे, ठीक है। दूसरी चीज कि ये आपका जब आप पढ़ते हो बुक तो भी नहीं समझ में आता। जैसे कि ये प्रस्ताव है, जो आपका जो संसदीय प्रक्रिया होती है, ये बुक में पढ़ने के बाद भी आप बोर होते हो। यहाँ आप एक बार पढ़ लोगे, इसके नोट्स बना लोगे तो आपको फिर बोरिंग होने की जरूरत नहीं है। कहीं भी आप इसको रिवाइज करोगे तो आपको बहुत मजा आएगा, ठीक है। चलिए, तो ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो चुका था। अब हम आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। देखिए, दूसरा जो प्रश्न था वो था आपका संशोधन से रिलेटेड। ये क्या है, क्वेश्चन नंबर 2, वो ये है कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कर दी गई, ठीक है। तो संविधान में ये बोला है कि लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से बढ़ाकर 545 कब कर दी गई, किस संशोधन के द्वारा कर दी गई। मतलब ये चैप्टर जो है आपका, ये जो उठता है ये आपका चैप्टर संशोधन से। और हम लोग जो है अभी जो डिस्कस करेंगे वो संशोधन से डिस्कस करेंगे। जितना संशोधन से रिलेटेड चीजें हैं वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। तो अभी हम लोग क्या देखेंगे, संशोधन। पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं कि संविधान के किस संशोधन ने लोकसभा के सदस्यों की संख्या 525 से 545 कर दी। तो आपको ऑप्शन दिया हुआ है 31, 35, 42 और 45, ठीक है। तो आपका ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, क्या करेक्ट होगा, 31वां संविधान संशोधन। कौन सा संविधान संशोधन, 31वां संविधान संशोधन 1972, ठीक है। और ये 35वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ है 1975, और 42वां संविधान संशोधन जो हुआ है वो हुआ है आपका 1976, ठीक है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके क्या है, संशोधन है जिन्हें आपको याद रखना होता है, ठीक है। तो ये 1972, 1975, 1976 तीनों हैं, और इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, ए होगा, 31वां संविधान संशोधन। तो भाई अब बात आती है कि संविधान संशोधन को क्यों ना हम इसी प्रश्न के बाद पूरी समाप्त कर दें। जैसा कि आपको अब इसके बाद कितना भी संविधान संशोधन से ये सवाल पूछे, आप हर एक संशोधन का जवाब दे सको, ये हमारा प्रयास रहेगा इस लेक्चर सीरीज से, ठीक है। तो चलिए, अभी जो हम देखेंगे वो हमारा टॉपिक रहेगा संशोधन का।
ठीक है। और संशोधन को ऐसे समाप्त करेंगे कि अब वो 31वां पूछे, 42वां पूछे या 100वां पूछे, कोई भी पूछे उसको हम क्या करेंगे, यहां से समाप्त करेंगे। ठीक है, देखो जो संशोधन होता है, जो अमेंडमेंट होता है, संविधान संशोधन, ये पूछ ले सबसे पहले तो पार्ट किस में आता है, तो पार्ट 20 में आता है। कहां पे आता है संशोधन, आपका पार्ट 20 में आता है। और आर्टिकल आपसे पूछ ले तो आर्टिकल नंबर 368 होगा। क्या होगा, आर्टिकल नंबर 368 होगा, इसको आप ध्यान में रखना। संशोधन किस में आता है, तो आर्टिकल नंबर 368 में आता है। आप सभी लोग कमेंट करते रहिएगा, ठीक है। तो आर्टिकल नंबर 368 में आपका क्या आता है भाई, संशोधन आता है, और भाग 20 में आपका ये संशोधन आता है। ये सबसे पहला सवाल जो आपका बनता है, यहां से 2 क्वेश्चन आपके बनेंगे, किस पार्ट में, किस आर्टिकल में, तो ये ठीक है। अब बात आती है कि संविधान संशोधन, संशोधन क्या होता है। यदि आपसे पूछा जाए कि संशोधन क्या होता है, तो संशोधन का मतलब होता है किसी भी विधेयक में क्या करना, बदलाव करना। ठीक है, किसी भी विधेयक में क्या करना, बदलाव करना, परिवर्तित करना, सुधार करना, इसी को हम क्या कहेंगे, संशोधन कहेंगे। ठीक है, आपने संशोधन आपको करना है, कैसे करोगे, तो पार्ट 20 में लिखा हुआ है आर्टिकल 368 में। तो अब बात करेंगे कि जो आर्टिकल 368 है, इसके तहत जो है हम 2 प्रकार से संविधान को संशोधन करते हैं। कैसे, 2 प्रकार से हम संविधान में संशोधन करते हैं, किससे, 368 के तहत। वैसे यदि आपसे सवाल पूछा जाए कि संविधान में संशोधन कितने प्रकार से होता है, तो वो होता है आपका 3 प्रकार से। लेकिन अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं आर्टिकल नंबर 368 का, जहां पे हम 2 प्रकार से संविधान संशोधन करते हैं। पहला यदि आपसे पूछा जाए तो संसद के विशिष्ट बहुमत से। कैसे, संसद के विशिष्ट बहुमत, विशिष्ट बहुमत, ये सब वर्ड आ गया। आप पूछोगे सर ये विशिष्ट बहुमत क्या होता है ना, ये तो आपका पूछना लाजमी है, क्योंकि सर आपने बोला संसद, संसद तो चलो हमें पता है, संसद में होता है एक लोकसभा एक राज्यसभा, लेकिन विशिष्ट क्या होता है, बहुमत भी हमें पता है कि जिसमें ये होता है कि सबसे अधिक संख्या हो जाए, लेकिन बात आती है कि विशिष्ट क्या है, तो इसको भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। संसद के विशिष्ट बहुमत के बारे में यदि आपसे पूछ ले तो आप क्या बताओगे, तो संसद के विशिष्ट बहुमत में आपको ये बोलना होगा कि संसद के विशिष्ट बहुमत में आपको क्या बोलना होगा। तो इससे कैसे संशोधन होता है विशिष्ट बहुमत का मतलब कि देखिए, यदि मैं आपसे बोलूं कि लोकसभा में सदस्य संख्या कितनी है टोटल, अभी वर्तमान में तो 545, तो अब बात आएगी कि 545 में से 50% कितना, 50% मेंबर उपलब्ध होने चाहिए, कहां पे, उस लोकसभा में। ठीक है, पहली बात। दूसरा, इसमें 50% के बाद और जो आप संशोधन करना चाहते हैं, जिस विषय में आप संशोधन करना चाहते हैं, उस संशोधन पे इस 50% में 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए, हस्ताक्षर होना चाहिए या मनोनयन होना चाहिए। 2/3 सदस्यों का क्या होना चाहिए, वोट पड़ना चाहिए, तब ये क्या कहलाएगा, विशिष्ट बहुमत कहलाएगा। मतलब कि संसद में जब भी संशोधन होगा 368 के तहत, तो एक प्रक्रिया तो ये है आपकी कि 50% प्लस 2/3 सदस्य आपके होने चाहिए, तभी जाके आपका क्या होगा, ये संशोधन होगा, और इसी को कहते हैं हम लोग विशिष्ट बहुमत। ठीक है, इतना समझ आया। सवाल आता है कि सर ये तो हो गया पहली प्रक्रिया, तो फिर दूसरी प्रक्रिया क्या है। देखिए, दूसरी प्रक्रिया जो है आपका, ये संसद के विशिष्ट बहुमत, देखो विशिष्ट बहुमत तो होगा, विशिष्ट बहुमत जैसा कि आपको पता चल चुका है क्या है। ठीक है, तो विशिष्ट बहुमत तो होगा, साथ साथ में इसमें आधे राज्यों का भी आपको क्या लेना पड़ेगा, आधे राज्यों का क्या करना पड़ेगा भाई, तो आधे राज्यों का आपका क्या करना पड़ेगा, आधे राज्यों से आपको अनुमति लेनी पड़ेगी। ठीक है, आधे राज्यों का अनुमति लेना पड़ेगा, और अनुमति आधे राज्य कैसे देते हैं, तो विधानमंडलों के द्वारा उस चीज को पारित करके। ठीक है, तो आधे राज्यों का आपका क्या होना चाहिए, अनुमति होना चाहिए। तो विशिष्ट बहुमत जो यहाँ पे है कि आपके वहां पे लोकसभा या राज्यसभा 50% प्लस 2/3 सदस्य, और उसके बाद आधे राज्यों का अनुमति आपको लेना पड़ेगा, तब जाके आपका क्या होगा, तब आपके क्या होंगे, ये जो है आर्टिकल 368 के तहत क्या होगा,
आपका संशोधन होगा। ठीक है, दो प्रक्रिया समझ में आई। चलो, यदि आपसे सवाल पूछ लिया जाए सर ये दूसरा जो प्रक्रिया आप बता रहे हो विशिष्ट बहुमत से, इसमें आता क्या है, जैसे इसमें ऐसा कौन सा संशोधन होगा जब हमें संशोधन करना हो तो इस प्रक्रिया का यूज करें। तो यदि आपसे पूछा जाए ऐसी बात तो याद रखना, जैसे राष्ट्रपति की निर्वाचन पद्धति, मान लीजिए जिस प्रक्रिया से अभी राष्ट्रपति जो है निर्वाचित हो रहे हैं, राष्ट्रपति क्या हो रहे हैं, निर्वाचित हो रहे हैं जिस प्रक्रिया से, तो भाई ये इस प्रक्रिया से राष्ट्रपति निर्वाचित हुए। ठीक है, राष्ट्रपति निर्वाचित होने की प्रक्रिया में यदि कोई चेंजेस आप करना चाहते हैं तो उसमें क्या करना पड़ेगा, आपका संशोधन करना पड़ेगा। कौन सा संशोधन, तो ये आपका संशोधन करना पड़ेगा विशिष्ट बहुमत और आधे राज्यों की अनुमति से। ठीक है, जब आप राष्ट्रपति की प्रक्रिया, उनके जो आपका राष्ट्रपति का क्या होता है, निर्वाचन जो होता है, उसमें आपकी कोई प्रक्रिया चेंजेस करनी हो तो आपको किस आप संशोधन से करेंगे, तो इस प्रक्रिया से करेंगे। ठीक है, अब सवाल आता है कि सर एक ही होता है क्या, नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही नहीं होता, बहुत सारे होते हैं। तो बहुत सारे में जैसे आपसे पूछा जाए बहुत सारे में कौन कौन सा, तो एक तो मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया। इसके अलावा यदि उच्च न्यायालय से संबंधित कोई बात हो, यदि क्या हो, संघीय न्यायालय, उच्च न्यायालय से संबंधित कोई मुद्दा हो, उसमें कोई चेंजेस करने हो तो आपको कहां जाना पड़ेगा, क्योंकि उच्च न्यायालय का नियम और कानून क्या होता है, वो सभी राज्यों के लिए एक ही होता है। तो जब आप किसी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कोई रूल्स में कुछ अलग करना चाहते हैं, कुछ बदलाव करना चाहते हैं, तो यदि वो एक हाई कोर्ट के लिए होगा तो फिर तो पूरे राज्यों के हाई कोर्ट के लिए होगा। क्यों होगा, क्योंकि सारे राज्य के हाईकोर्ट का नियम एक ही होता है। तो नियम बदलेगा तो सारे राज्यों से पूछना पड़ेगा, सारे राज्यों को बताना पड़ेगा, इसलिए ये प्रक्रिया यहां पे भी आपकी आएगी। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे होते हैं, उन्हें आप लोग को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, और यहां पे संसद का विशिष्ट बहुमत जो इनसे बचेगा वो किधर होगा, वो इधर आके आपका आ जाएगा संसद के विशिष्ट बहुमत में। तो ये तो हो गया आर्टिकल नंबर 368, जिसके तहत दो आपके क्या होते हैं, दो प्रक्रिया के तहत आपका संशोधन होता है। लेकिन इसके अलावा एक और प्रक्रिया है जो मैंने आपको बोला था कि जब आपको संसद में संशोधन करना हो, आपको संशोधन करना हो संविधान में, तो तीन प्रक्रिया होती है। तो तीसरी प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं साधारण बहुमत से। किससे होता है ये, साधारण बहुमत से। आप पूछोगे सर ये विशिष्ट बहुमत था वो, अब ये क्या है, ये तो साधारण बहुमत बोला जा रहा है। साधारण बहुमत का मतलब है कि साधारण बहुमत का मतलब होता है आपका कि भाई ये आप जो जितने भी आपके वहां अवेलेबल हैं, जितने भी आपके क्या अवेलेबल हैं, जितने भी आपके मेंबर अवेलेबल हैं सदन में जितने भी मेंबर अवेलेबल हैं, वो लोकसभा हो या राज्यसभा हो, उसका कितना, उसका बहुमत हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, साधारण बहुमत कहलाएगा। मान लीजिए कि लोकसभा में 545 हैं और 545 का आप आधा करोगे तो क्या हो जाएगा आपका, 2 2 4 और 2 7 14। ठीक है, और 2 2 मतलब 172, 173 आपके मेंबर यदि हो जाएं, कितने, 173 मेंबर हो जाएं, तो 173 मेंबर यदि इस पे सिग्नेचर कर दें, इस आपकी प्रक्रिया पे, इस आपके विधेयक पे, तो ये विधेयक क्या हो जाएगा, पास हो जाएगा। और कैसे पास हो जाएगा, तो साधारण बहुमत से। अब बात आती है कि 545 तो हमेशा होते नहीं है। क्या होता है, मान लीजिए कि आपके संसद में, लोकसभा में केवल 100 सदस्य ही उस टाइम अवेलेबल है, तो 100 सदस्य का आधा 51% यदि आप 51 लोगों ने क्या कर दिया, साइन कर दिया, तो वो पास माना जाएगा। तो साधारण बहुमत का मतलब होता है कि जरूरी नहीं कि 545 का आधे लोग वहां पे हों, मतलब कितने भी हों, कितने भी का मतलब मिनिमम होता है कि 10% होना चाहिए 545 का। तो 10% यदि आपके अवेलेबल हैं तो वहां का आधा यदि आपका जो संसद सदस्य वहां पे क्या हो, आपके साइन कर दें या उसे पास कर दें, तो वो पास माना जाएगा साधारण बहुमत का। चलो, अभी तक मान लो नहीं समझ आया तो फिर से समझना है इसको। देखो क्या है, इसमें ये कहा जा रहा है साधारण बहुमत। संसद में
लोकसभा की बात कर लें तो टोटल 545 होते हैं, लेकिन रोज 545 लोग नहीं आते हैं। मान लो कि मिनिमम, एक चीज याद रखना कि मिनिमम सदस्य संख्या होना चाहिए तभी सदन चलेगा। तो वो मिनिमम सदस्य संख्या ये बोला गया है कुल सदस्य संख्या का 10%, मतलब 545 का 10%, 60 मान के चलो आप, 60 सदस्य होने चाहिए संसद में, सदन में, लोकसभा में, कि उससे क्या हो सके, आपका उसकी कार्यवाही चलाई जा सके। अब मान लो 60 सदस्य आ गए और हमने कोई अपना एक प्रस्ताव डाला, तो उस प्रस्ताव को पारित करने के लिए उस 60 में से 31 लोगों ने सिग्नेचर कर दिया, तो वो आपका, या उसने मान लिया, तो वो आपका पास माना जाएगा। इसी को कहते हैं साधारण बहुमत। ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, साधारण बहुमत। ये तीसरी प्रक्रिया आपकी होती है। आप सवाल पूछोगे सर साधारण बहुमत में संशोधन जो होता है ये जो है इसमें क्या क्या होता है। देखो, जब हम आर्टिकल नंबर 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 2 पढ़ते हैं, आर्टिकल नंबर 3 पढ़ते हैं, आपसे सवाल पूछा जाए आर्टिकल नंबर 2 क्या है, आर्टिकल नंबर 3 क्या है, आर्टिकल नंबर 4 क्या है, इसका जो संशोधन होता है ना, जो इसका अमेंडमेंट होता है, ये अमेंडमेंट साधारण बहुमत से होता है। ये अमेंडमेंट कैसे होता है, साधारण बहुमत से। आप पूछोगे सर आर्टिकल नंबर 2 क्या है। आर्टिकल नंबर 2 ये है कि आपको अपने, मतलब यदि भारत को अपने किसी राज्य क्षेत्र को स्थापित करना हो, राज्य क्षेत्र मतलब किसी नए राज्य को बनाना हो, किसी नए राज्य का नाम रखना हो, या आर्टिकल नंबर 3 में दिया गया, किसी ने 2 में दिया गया नए राज्यों की स्थापना के बारे में, कि आपको यदि कोई नया राज्य बनाना हो, आर्टिकल 3 में दिया किसी नए राज्य के, कोई नया राज्य बनाना हो, साथ में उसका नाम रखना हो, उसकी सीमा में परिवर्तन करना हो, तो ये सब चीजें आर्टिकल नंबर 3 में दी गई है। और आर्टिकल नंबर 4 में यही चीज बताई गई है कि जो ये संशोधन 2 और 3 के तहत आप कर रहे हैं, मतलब बदलाव कर रहे हैं ना अपने देश में, क्या बदलाव कर रहे हैं कि भाई आप नया राज्य बना रहे हैं, ये बदलाव हुआ कुछ है, आप किसी राज्य का नाम चेंज कर रहे हैं, ये बदलाव हुआ, तो ये बदलाव जो कर रहे हैं वो आपका साधारण बहुमत से होगा। आर्टिकल नंबर 4 में ये बात बताई गई है। और साधारण बहुमत का मतलब आपको मैंने अभी बताया था कि जितने सदस्य अवेलेबल हैं उसका जो है आपका बहुमत हो जाएगा, वही कहलाता है आपका साधारण बहुमत। तो आर्टिकल नंबर 2, 3, 4 से जितने होंगे आपके संशोधन, ये क्या कहलाएंगे, आपके ये होंगे आपका साधारण बहुमत से। ठीक है, इसके अलावा एक और होता है, देखो जो सबसे ज्यादा सवाल आपसे पूछा जाता है, ये राज्यों का जो विधान परिषद होता है। आप लोग जानते होंगे राज्य में 2 प्रकार के आपके क्या होते हैं, 2 प्रकार का आपका विधानमंडल होता है। एक जैसे कि एक विधानसभा, दूसरा विधान परिषद। जो विधान परिषद होता है, दूसरा वाला विधान परिषद जो होता है, मतलब राज्यों के जो विधान परिषद होते हैं, ठीक है, तो राज्यों के विधान परिषद की बात यदि हम आपसे करें, तो राज्यों के विधान परिषद के निर्माण से संबंधित जो भी प्रक्रिया है वो कौन देखेगा, वो साधारण बहुमत से होगा, और वो संसद देखा है। तो राज्यों के विधान परिषद का निर्माण यदि आपसे करवाना हो, आपको नया राज्य, किसी राज्य में विधान परिषद देना है, तो ये कौन करेगा, संसद करेगा। और कैसे, साधारण बहुमत से करेगा। ठीक है, इतना आपको ध्यान में रखना है, ये होता है आपका साधारण बहुमत। ठीक है, इसके अलावा और भी जो अनुसूचित SC ST वाला जो क्षेत्र आता है राष्ट्रपति के अंडर में, तो उसका भी साधारण बहुमत से आपका संशोधन हो जाता है। ठीक है, इसके अलावा कोई भी ऐसा क्षेत्र जो जनजातीय क्षेत्र है, जैसे असम, मेघालय और त्रिपुरा और मिजोरम वाला जो क्षेत्र AMTM जो अनुसूची में आप पढ़ते हो, तो उसका भी जो संशोधन होगा वो साधारण बहुमत से हो जाएगा। ये आपका हो गया साधारण बहुमत। अब बात करेंगे हम लोग कि कुछ संशोधनों की बात कर लेते हैं जो इंपॉर्टेंट संशोधन है। ठीक है, जब हम संशोधन कर रहे हैं तो मैंने बताया था आपको कि संशोधनों को कुछ बात कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट अमेंडमेंट। यदि आपसे पूछा जाए फर्स्ट अमेंडमेंट के बारे में, तो आप क्या बताएंगे, फर्स्ट अमेंडमेंट। ठीक है, फर्स्ट अमेंडमेंट या पहला संविधान संशोधन सबसे पहला सवाल की कब हुआ था, तो 1951 में हुआ था। अब पूछा जाएगा सर ये किस लिए हुआ था, तो ये हुआ था आपका भूमि सुधार के लिए। सबसे पहला इंपॉर्टेंट याद रखना, जो सबसे जरूरी पूछा जाता है, भूमि सुधार के लिए आप याद रखना, कई बार यही पूछा जाता है बार बार। वैसे तो इसमें भूमि सुधार ही नहीं हुआ था, इसमें जो है मौलिक अधिकार जो था, वाक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार भी था, इसमें भी क्या किया गया था, इसको थोड़ा सा
आपका दबाया गया था, इसमें थोड़ा प्रतिबंध लगाया गया था। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट जो है सबसे ज्यादा क्वेश्चन भूमि सुधार से पूछता है। और इस भूमि सुधार में क्या हुआ कि 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। क्यों ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि इसके लिए 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। और ये 9वीं अनुसूची जो होता है ना, इसमें कोई भी चीज हम यदि कोई रूल नियम को हम डाल दें, ऐसा ये बनाया गया था कि इसमें कोई रूल्स हम डाल दें, यदि इसमें लिख दें तो उस पे आप कोर्ट में नहीं जा सकते, न्यायालय आप नहीं जा सकते, ठीक है। इसलिए ये 9वीं अनुसूची को जोड़ी गई और उसमें भूमि सुधार डाल दिया गया। और जैसा कि पता है क्यों डाला गया, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो भूमि थी, जो जमीनें थी, वो जमींदारों के पास हुआ करती थी। और सारी जमीनें जमींदारों के पास होती थी। उनसे क्या करना था, सभी में बांटना था जमीनों को। तो इस प्रक्रिया को करने के लिए समस्या ये आती थी कि मौलिक अधिकार हमारा दिया हुआ था, संपत्ति का अधिकार क्या था उस टाइम, मौलिक अधिकार था। और यदि मौलिक अधिकार से आपसे बोला जाता था कि यदि आप संपत्ति के अधिकार को छीन रहे हो, मतलब जमींदारों की जमीन थी तो जमीन को आप छीनोगे तो उनकी संपत्ति को आप छीनोगे, उनकी संपत्ति को आप बांटोगे। और वो तब क्या चले जाते थे, कोर्ट चले जाते थे, ये कहने के लिए कि भाई हमारे मौलिक अधिकार का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, उल्लंघन हो रहा है। और इसलिए जो है वो जमीनें बट नहीं पाती थी, दूसरों को नहीं दी जा पाती। हुआ क्या कि भाई तब संसद को समझ आया कि अब करें क्या, तो उन्होंने एक नया कुछ बनाया और उन्होंने ये कहा कि ऐसा है कि हम भूमि सुधार को एक नया शेड्यूल बना रहे हैं, अनुसूची, उसमें डालेंगे। और अब इसमें जब डाल देंगे इस नियम को हम उसमें डाल देंगे तो फिर अब कोई भी जो है कोर्ट नहीं जा सकता, ये चीज बना दी गई। तो अब यहां पे इन्होंने क्या किया, भूमि सुधार बना के 9वीं अनुसूची में डाल दिया। अब जो जमींदार लोग थे वो उसकी अपने जो नियम था उस पे वो जा नहीं सकते थे कोर्ट, ठीक है, तो उनके कोर्ट जाने से रोक दिया गया। तो ये 9वीं अनुसूची इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, आपसे पूछा जाता है, ठीक है, 9वीं अनुसूची के बारे में। ठीक है, अब इसके बाद यदि आपसे बोला जाए कि 9वीं अनुसूची तो ठीक है, लेकिन इसके साथ ही साथ 31A और 31B ऐड कर दिया गया। कहां पे, तो आपके मूल अधिकार में। कहां ऐड किया गया, मूल अधिकार में ऐड किया गया, याद रखिएगा। तो फर्स्ट आर्टिकल ये था आपका। देखिए फर्स्ट आर्टिकल के बाद आपका जो इंपॉर्टेंट है वो 7th नंबर का अमेंडमेंट होता है। कौन सा, 7th नंबर का अमेंडमेंट होता है। और ये जो होता है वो 1956 में, जो इंपॉर्टेंट है उसे हम देख रहे हैं। कौन सा, 7वां संविधान संशोधन 1956, ठीक है। अब बात आएगी सर इसमें क्या हुआ, तो इसमें आप याद रखना 7वें संविधान संशोधन में राज्यों का पुनर्गठन होगा, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट, ठीक है। राज्यों का क्या किया गया, पुनर्गठन, मतलब राज्यों को दोबारा से बनाया गया, राज्यों का पुनर्गठन किया गया। अब इसके पीछे की बहुत सारी कहानियां हैं, तो इसे हम लोग बाद में कभी किसी लेक्चर सीरीज में देखेंगे। बट आप ये देखना कि 1956 में क्या हुआ, तो राज्यों का पुनर्गठन हुआ। और पुनर्गठन में याद रखना कि क्या होता है कि पहले जो आपका राज्य था वो ABCD भागों में डिवाइड था। कितने भागों में, ABCD भागों में था। एक 10 था, एक आपका 8 था, एक 9 था और एक 1 था। ऐसे करके राज्य बटे हुए थे। लेकिन अब कैसे राज्य हैं, अब 2 भागों में राज्य हैं, एक कहलाता है राज्य और एक कहलाता है संघ राज्य क्षेत्र, ठीक है। क्या कहलाता है, संघ राज्य क्षेत्र। तो इस रीऑर्गेनाइजेशन में ABCD से राज्य और संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया और टोटल 14 राज्य और 6 संघ राज्य क्षेत्र बनाए गए, केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। तो ये हो गया आपका 7th अमेंडमेंट, ठीक है। चलो इसके बाद देखें, 7th के बाद जो आपका इंपॉर्टेंट है वो 21st नंबर का अमेंडमेंट इंपॉर्टेंट है। 21st नंबर का अमेंडमेंट यदि आपसे पूछा जाए तो याद रखना कि हमारे संविधान में, जब हमारा संविधान लिखा गया था तो उस समय हमारे संविधान में टोटल कितने राज्य थे, टोटल भाषा के बारे में कितनी भाषा थी, तो 14 भाषाएं थी। कितनी भाषा थी, तो 14 भाषा थी। लेकिन 1967 में क्या किया गया, एक भाषा जोड़ी गई जिसका नाम था 15वां भाषा। कौन सी भाषा ये हुई, 15 भाषा थी और जिसका नाम था सिंधी, ठीक है। तो जब हम मूल संविधान बनाए थे तो उस समय हमारे पास 14 भाषा थी, लेकिन 67 में क्या किया हमने, एक और भाषा जोड़ी जिसका नाम हमने
जिसका नाम सिंधी था और वही 15वां भाषा था। इसके बाद आपका इंपॉर्टेंट आता है जो अभी 31वां संविधान हमने देखा था, जिसमें लोकसभा की सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया था, बढ़ा दिया गया था। लोकसभा की सीटों की संख्या को क्या कर दिया गया था, 525 से 545 कर दिया गया था। कब, 1972 में 525 से 545 सीट कर दी गई लोकसभा की। ठीक है, याद रखना। इसके बाद देखो 35 नंबर का अमेंडमेंट याद रखना। कौन सा अमेंडमेंट आपको याद रखना है, 36 नंबर का याद रखना। 35 से ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, 36 है। 36 इसलिए याद रखोगे आप, 36 अमेंडमेंट इसलिए याद रखोगे 1976 में, क्योंकि इसमें सिक्किम राज्य को हमने क्या किया था, पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। ठीक है, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं दर्जा। ठीक है, चलो अब इसके बाद आ जाओ जो इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन, 42 का नंबर का CAA, ठीक है, संविधान संशोधन अमेंडमेंट जो हुआ वो कौन सा हुआ, 42वां संविधान, और ये भी कब हुआ, 1976 में हुआ। ठीक है, और जब आपसे पूछा जाए 42वां संविधान संशोधन के बारे में कितने चीजें क्या क्या इसमें हुई थी, पहली बात की 42वां संविधान संशोधन पूछ लेता है किसकी सिफारिश पे हुई थी, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे। किसकी सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पे हुआ था। सरदार स्वर्ण समिति के सिफारिश पर ये बात हुई थी। ठीक है, सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन आपका हुआ था। इसके बाद इसमें याद रखिएगा कि इसमें जो है 42वें संविधान संशोधन में जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आपसे पूछा जाता है वो ये पूछा जाता है कि इसके तहत आपका जो है संविधान में दो नए आपके क्या पार्ट जोड़े गए। एक आपका आर्टिकल, अरे आपका पार्ट 4A या 4 को आप कहते हो, जिसे आप कहते हो मौलिक कर्तव्य। तो मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका ये सवाल है। ठीक है, पार्ट जोड़ा गया मौलिक कर्तव्य को, जिसमें आपके कितने 10 जो है आपकी लिस्ट रखी गई मौलिक कर्तव्य की। कितनी, 10 लिस्ट आपकी रखी गई 4th में। आर्टिकल यदि आपसे पूछे तो 51 का A आर्टिकल आपका था इसमें। ठीक है, इसके अलावा एक और इसमें जोड़ा गया वो था आपका 14 का क क्या जोड़ा गया, पार्ट। ये पार्ट है, याद रखना, ये पार्ट है आपका, भाग है। और 14 का क जो था वो ट्रिब्यूनल्स था, जिसको हम कहते हैं अधिकरण। ठीक है, ट्रिब्यूनल्स था जहां पे जल्दी से क्या किया जा सके, केसेस को सुलझाया जा सके। ठीक है, 14th का क होगा आपका। ठीक है, अधिकरण। ठीक है, तो इसमें जो आर्टिकल जोड़ा गया वो 223A और 223B जोड़ा गया। आर्टिकल आपसे पूछा जाए तो 223A और 223B जोड़ा गया आपका। ठीक है, 14th हो गया। इसके अलावा इसमें आपके जो है संविधान में जो आपका 3 वर्ड जोड़े गए। कौन कौन सा, प्रस्तावना में 3 वर्ड जोड़े गए। प्रस्तावना में क्या किया गया, प्रस्तावना में 3 नए वर्ड जोड़े गए, 3 नए शब्द जोड़े गए। और उस 3 नए शब्द का नाम क्या क्या था, तो एक आपका था क्या था भाई, एक था आपका समाजवादी। ठीक है, ये वर्ड जोड़ा गया। दूसरा आपका पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष। ठीक है, पंथ निरपेक्ष। और तीसरा आपका वर्ड था अखंडता। ठीक है, अखंडता जोड़ा गया। तो ये आपके प्रस्तावना में आपका ये सब जोड़ा गया। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके। इसके अलावा जो है आपका नीति निर्देशक तत्व में भी 48 का क जोड़ा गया। ठीक है, इसके अलावा 39 का क जोड़ा गया, 43 का क जोड़ा गया। नीति निर्देशक तत्व में 3 आपके आर्टिकल भी जोड़े गए थे। ठीक है, ये आपको याद रखना होगा 42 में, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बाद में और भी डीप में पढ़ा जा सकता है, लेकिन इतना आप लोग करोगे तो आपका काम हो जाएगा। अब बात आती है 44th CAA, और ये जो होता है आपका 1978 में आता है। कब होता
है 1978 में। और यहां से आपसे पूछा जाए तो सर आप क्या बताओगे 44 में, ठीक है, क्या बताओगे बताइए। देखिए सबसे पहला चीज तो आपको ये याद रखना होगा कि इसमें जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पूछा जाता है वो पूछा जाता है जो आपका मौलिक अधिकार था। मौलिक अधिकार कौन सा मौलिक अधिकार था? तो मौलिक अधिकार था आपका, कौन सा मौलिक अधिकार था भाई? तो मौलिक अधिकार आपका था, कौन सा था? तो वो मौलिक अधिकार आपका था संपत्ति का अधिकार, ठीक है। कौन सा था? संपत्ति का अधिकार। और यदि आपसे पूछा जाए संपत्ति के अधिकार के बारे में, तो संपत्ति का अधिकार पहले मौलिक अधिकार था, ठीक है। और मौलिक अधिकार था तो कहां था? तो आर्टिकल नंबर 31 में। कहां था? आर्टिकल नंबर 31 में। लेकिन अब इस आर्टिकल नंबर 31 को क्या कर दिया गया? इस मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया। क्या कर दिया गया? इस मौलिक अधिकार से समाप्त कर दिया गया 44वां संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है। क्या कर दिया गया? संविधान संशोधन के द्वारा हटा दिया गया। और याद रखिएगा इसके साथ साथ 19 का एफ भी एक था, 19 का एफ भी था, इसे भी समाप्त कर दिया गया। अब क्या किया गया? याद रखना कि इसके बाद इसे हटाया तो गया मौलिक अधिकार से हटाया गया, लेकिन इसे जो है कानूनी अधिकार रखा गया। और ये 300 को या 300 ए में क्या किया गया? संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया। संपत्ति को कानूनी अधिकार बना दिया गया, ठीक है। तो ये 44वां संविधान संशोधन का पहला मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। इसके अलावा आप लोग याद रखिएगा दूसरा इसमें जो है ये पहला हो गया, ठीक है। तो दूसरा आप देखना, दूसरा इसमें ये हुआ कि जो आर्टिकल नंबर 352 था जिसमें आपका राष्ट्रपति आपातकाल लगाता है, राष्ट्रपति आपातकाल लगता है, सॉरी राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। दूसरा जो था वो आर्टिकल नंबर 352 याद रखना, जब आपका नेशनल इमरजेंसी लगता है, राष्ट्रीय आपातकाल लगता है। नेशनल इमरजेंसी की बात करें तो पहले नेशनल इमरजेंसी में एक वर्ड था, उसको हम कहते थे आंतरिक अशांति। क्या था? राष्ट्रीय आपातकाल। तो पहले इसमें एक वर्ड आता था आंतरिक अशांति का। क्या आता था? आंतरिक अशांति वर्ड इसमें शामिल था पहले, ठीक है, अशांति। लेकिन अब जो है इस आंतरिक अशांति को क्या कर दिया गया? हटा दिया गया। पहले ये आंतरिक अशांति था, अब इसे क्या कर दिया गया? इसे हटा दिया गया। इसे हटाकर क्या कर दिया गया? एक नया वर्ड जोड़ा गया जिसे हम बोलेंगे सशस्त्र विद्रोह। क्या बोलेंगे? सशस्त्र विद्रोह। यदि किसी एरिया में, भारत के किसी क्षेत्र में कोई जो है आपका सशस्त्र विद्रोह करेगा तभी जो है आपका राष्ट्रीय आपातकाल लगेगा, नेशनल इमरजेंसी लगेगा। 44th के अमेंडमेंट से ये किया गया 1978 में, ठीक है। तो इतना आपको याद रखिएगा 44 वाला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको ध्यान में रखना चाहिए। चलो इतना ही इसमें ध्यान में रखना, बाकी चीजें कभी और देख लिया जाएगा, ठीक है। चलो 52वां संविधान संशोधन 1985, ठीक है जी, 1985। अब आपसे पूछा जाए 52वां संविधान संशोधन क्या हुआ इसमें, तो ये दल बदल कानून के लिए था। क्या था भाई? इसमें जो है दल बदल कानून के लिए कानून बनाया गया। क्या बनाया गया? दल बदल सुधार किया गया। और इसके लिए जो है आपका अनुसूची 9 जोड़ा गया था, और फिर से एक और अनुसूची जोड़ा गया जिसे हम कहेंगे आपका 10वीं अनुसूची। कौन सी भाई? 10वीं अनुसूची आपका कहेंगे, याद रखिएगा। तो 52वां आपको 10वीं अनुसूची के लिए जाना जाता है, दल बदल कानून के लिए जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद जो होगा 61वां संविधान संशोधन, ये आपके हरियाणा के एग्जाम में अभी आया भी था कि 61वां संविधान संशोधन जो है ये कब हुआ था, तो ये हुआ था 1989 में। और ये क्या इसमें हुआ था? तो वोटिंग राइट, जो आज आप 18 साल पे वोट देते हो, तो पहले वोटिंग राइट्स था 21 साल का। क्या था? 21 साल का। तो 21 साल से वोटिंग राइट्स को, मतलब वोट देने का अधिकार को 18 साल कर दिया गया। किस संविधान संशोधन से? 61वें संविधान संशोधन 1989 से, ठीक है जी। चलिए अगला देखें हम लोग, तो 69th होगा आपका, जो आपके दिल्ली से रिलेटेड है। 69th CAA ये था आपका 1991 में। और इसमें जो हुआ था वो ये हुआ था कि दिल्ली को क्या बना दिया गया? दिल्ली को नेशनल टेरिटरी ऑफ दिल्ली घोषित कर दिया गया। क्या कहा गया इसे? राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र इसे घोषित कर दिया गया, ठीक है। कब किया गया? तो 1991 में। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र,
घोषित कर दिया गया। ठीक है, याद रखिएगा। और इसी के साथ इसमें दिल्ली में पहले विधानसभा नहीं हुआ करती थी, आज विधानसभा का गठन जो है कर दिया गया। कब? 1991 से। पहले मुख्यमंत्री दिल्ली में नहीं होते थे, मुख्यमंत्री की व्यवस्था कर दी गई 1991 के तहत। ठीक है, ये हो गया 69। चलो आगे देखें 69 के बाद। 69 के बाद जो हमारा होगा संविधान संशोधन, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे लिए होगा, वो आपका होगा 71st वाला। 71st अमेंडमेंट के बारे में यदि आपसे बोला जाए, बताइए, तो ये हुआ है आपका 71st अमेंडमेंट एक्ट, ये आपका हुआ है 1992 में। ठीक है, और जैसा हमने 15वां जो है आपका क्या देखा था, 15वां जो हमने भाषा लैंग्वेज को जोड़ा था सिंधी को, यहाँ पे 3 और भाषा जोड़ दी गई और इसके तहत 18 भाषाएं होंगी। 3 और भाषा जोड़ी गई तो टोटल 18 क्या हो गए? लैंग्वेज हो गए, 18 लैंग्वेज हो गए और 18 भाषाएं हो गई। और इसमें क्या हुआ कि इन 18 भाषाओं में वो 3 भाषा अभी जो एक्स्ट्रा जोड़ी गई, इसमें कौन कौन सा? तो कोंकणी, ठीक है, नेपाली और मणिपुरी। 3 जो है आपका KNM से याद रखना, KNM से, एक आपका कोंकणी, ठीक है, एक आपका नेपाली और एक आपका क्या जोड़ा गया? मणिपुरी। ठीक है, तो ये 3 जो है आपके क्या जोड़े गए? तो ये 3 आपके जोड़े गए, भाषा जोड़ी गई। और अब भाषा कितनी हो गई आपकी? 18 भाषा हो गई। चलो 71st हो गया। अब अगला कौन सा होगा भाई? तो अगला जो होगा वो आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये होगा 72 नंबर का। और 72 नंबर का जो CAA है, संविधान संशोधन है, ये याद रखना कब आया था? तो 1992 में। 72वां संविधान संशोधन कौन सा होगा? सॉरी 72वां नहीं, 73वां संविधान है, सॉरी, इसको लिख लेना आप लोग। 73वां संविधान संशोधन 1992, जिसके तहत पंचायती राज व्यवस्था, जो गांवों में ग्राम प्रधानी का चुनाव होता है, ठीक है, इस चीज को जोड़ा गया। पहले ये नहीं था, पंचायती राज व्यवस्था को जोड़ा गया और संवैधानिक दर्जा दिया गया, संविधान में इसे शामिल कर लिया गया। और ये कब किया गया? 73वां संविधान संशोधन से। अब इसके तहत क्या किया गया? जैसा अभी आपने पीछे देखा था, 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, तो इसके बाद ये यहाँ पे क्या जोड़ा गया? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो आपसे पूछा जाए सर 11वीं अनुसूची कब जोड़ी गई? तो 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा 1993 में जोड़ा गया। पंचायती राज व्यवस्था 24 अप्रैल 1993 को लागू होती है। कब लागू होती है? पूरे देश में 24 अप्रैल 1993 से लागू होती है। अब ऐसा मत समझ लेना कि क्या इससे पहले पंचायत नहीं हुआ करते थे, क्या होते थे, लेकिन वो राज्यों पे डिपेंड करता था कि कौन सा राज्य उसे रखना चाहता है, कौन सा राज्य नहीं रखना चाहता है। तो हर एक राज्य के अपने मन पे था। लेकिन अब जो है ये क्या कर दिया गया? अब पूरे संविधान में शामिल कर लिया गया, तो अब हर एक राज्य को इसे करना पड़ेगा। तो ये हो गया आपका 73rd का। चलो इसके बाद इसके नेक्स्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट, वैसे सेम जैसे 73 है, तो 74th वाला अमेंडमेंट होगा। और इसमें अमेंडमेंट में जैसा कि वो पंचायत के लिए व्यवस्था की गई थी, तो ये आपका किया गया है किसके लिए? ये आपका किया गया है ये आपका किया गया शहरी स्थानीय निकाय के लिए, आप कह सकते हो नगर पालिका के लिए। वो तो गांवों के लिए व्यवस्था की गई थी, और ये किसके लिए की गई? नगर निगम, नगर पालिका, जो शहर में व्यवस्था है, वो जो व्यवस्था दी गई है, वो व्यवस्था आपका 74वां संविधान संशोधन के तहत दिया गया। और इसमें जैसे कि वहां पे 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, तो यहाँ पे आपकी कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची जोड़ी। ये सारे प्रश्न हैं आपके पेपरों में पूछे जाते हैं, और वो भी वो प्रश्न जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये 12वीं अनुसूची आपका 74th अमेंडमेंट एक्ट आपका जोड़ा गया 74वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, चलिए अब सवाल आता है सर इसके बाद 74वें के बाद आपका क्या होगा? तो 74वें के बाद आपका एक संविधान संशोधन आता है 86 वाला। कौन सा? 86 अमेंडमेंट एक्ट, 86 अमेंडमेंट एक्ट। और जब आपसे 86 अमेंडमेंट एक्ट पूछा जाए तो ये कब हुआ था? तो 86 अमेंडमेंट एक्ट जो हुआ था आपका, ये 2002 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 2002 में हुआ था। और जब आपसे पूछा जाए 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 में कब हुआ था, तो किस लिए हुआ था? तो इसमें जो है
जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आर्टिकल नंबर 21A, क्या किया गया, आर्टिकल नंबर 21A जोड़ा गया, जहां पे 6 से 14 वर्ष के बच्चों को 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था की बात की गई और इसे मौलिक अधिकार में डाल देगा। आर्टिकल 21 से क्या है, मौलिक अधिकार है और निःशुल्क शिक्षा की बात की गई 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, ठीक है, वर्ष के बच्चों के लिए क्या किया गया, निःशुल्क जो है आपका व्यवस्था की गई अमेंडमेंट के तहत, ठीक है। चलो ये 86वां अमेंडमेंट हो गया। इसके बाद यदि आपसे पूछा जाए 86 के बाद सर कौन सा, तो 86 के बाद अब मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा 92 नंबर का अमेंडमेंट, ठीक है। और भी अमेंडमेंट है इंपॉर्टेंट टाइप के, लेकिन जो रेगुलरली आपसे पूछे जाते हैं उस पर हम डिस्कस कर लें। और ये है आपका 2003, ठीक है। और इसमें जैसा कि 18 भाषा था, तो अब कितनी भाषा हो जाएंगी, 4 और ऐड कर दी गई भाषा, 4 ऐड कर दी गई क्या, लैंग्वेज। और इसमें आपका 4 भाषा और जोड़ दी गई, तो टोटल भाषा की टोटल संख्या कितनी हो गई, टोटल 22 हो गई। कितनी हो गई, टोटल 22 हो गई। और 22 भाषा की बात करें कौन कौन सा, तो कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी पिछला हुआ था, इस बार संथाली, डोंगरी, ठीक है, संथाली, डोंगरी, ठीक है, और आपका मैथिली, और एक आपका है बोडो, बोडो। ये 4 भाषाओं को ऐड किया गया। क्या कर दिया गया, इन 4 भाषाओं को ऐड कर दिया गया, 4 भाषाओं को ऐड कर दिया गया। तो आपका कितना हो गया, आपका टोटल 22 भाषा हो गई, टोटल 22 भाषा हो गई। ये 92 संविधान संशोधन हो गया। इसके बाद देखिए, इसके बाद जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा वो होगा 97th का 97th अमेंडमेंट एक्ट, याद रखिएगा, CAA। और ये हुआ था आपका 97th वाला 2011 में, जिसमें आपका एक भाग जोड़ा गया, सॉरी 97 CAA 2000 जो है आपका 11, इसमें 9 का बी जोड़ा गया। पार्ट की बात करें तो पार्ट 9 का बी जोड़ा गया और सहकारी समितियां इसमें क्या की गई, शामिल की गई। आपके संविधान में सहकारी समिति ऐड किया गया। तो ये 97 संविधान संशोधन था। इसके बाद 100वां संविधान संशोधन देखते हैं। देखो 100वां संविधान संशोधन यहाँ पे क्या किया गया, 100वां संविधान संशोधन आपका होगा, ये होगा आपका कब हुआ था, 2015 में। और जब 2015 की बात करें तो यहाँ पे कुछ भूमि समझौता हुआ था, ठीक है। इसमें क्या हुआ था कि बांग्लादेश को कुछ भूमि भारत ने दिया था। तो बांग्लादेश को भूमि जो है भारत ने दिया था, ठीक है, भारत ने दिया था। अब चलो अगला देखें हम लोग, अगला 100वें के बाद 101 नंबर 101 CAA 101 CAA का बात करें तो 101 CAA में GST को लागू किया गया। 101 CAA 2016 याद रखना। और यहाँ पे इसके तहत क्या लाया, GST लाया गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखें 102 नंबर का, इसमें OBC आयोग को गठन किया गया। 102 नंबर CAA जो है इसमें आपका क्या किया गया भाई, OBC आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। OBC आयोग को क्या कर दिया गया भाई, संवैधानिक दर्जा दिया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, ठीक है। ये OBC आयोग हो गया। 103 नंबर आ जाओ सर, 103 नंबर क्या है, तो 103 नंबर जो है कब होगा, 2019 में। और यहाँ पे क्या कर दिया गया, तो 10% आरक्षण EWS को दिया गया, ठीक है। 2019 10% आपका आरक्षण EWS को प्रोवाइड किया गया इस संशोधन के द्वारा। अब एक लास्ट संशोधन आपका जो होगा वो आपका 104 CAA 2000 आपका 2020 CAA कौन सा होगा, 2020। और यहाँ पे आपको पता है दो एंग्लो इंडियन को जो लोकसभा में और एक जो है आपका राज्यसभा में, एक जो है आपका विधानसभा में, इसे आपका क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। इसे क्या कर दिया गया, हटा दिया गया, ठीक है, ये कर दिया गया आपका। तो इस तरह से अब आपका ये जो है समाप्त होता है आपका संशोधन। तो आप सभी को ये आपका एंड हो गया, क्या हो गया, आपका एंड हो गया, क्या संशोधन आपका समाप्त हो गया। इस तरह से हम लोग जो है पूरे संशोधन से रिलेटेड इन 3 दिनों में जो आपकी दिवाली की छुट्टियां हैं, इन 3 दिनों में हमने 3 चीजें की हैं। एक संशोधन पढ़ा,
एक हमने क्या पढ़ा हमने जो संसद की प्रक्रिया होती है जिसके तहत संसद अपना कार्य का संचालन करता है, इन्हें पढ़ा, क्योंकि ये दोनों ही टॉपिक आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, कई जगहों पे चीजें पूछी जाती हैं। तो चलिए सभी को अब अगले दिन मिलेंगे। एक चीज याद रखिएगा, इसमें एक चीज बस याद रखना है, ध्यान में रखिएगा, वो ये है कि 7 नवंबर को 7 बजे शाम में 7 PM पे आपको पटवारी और ग्राम सचिव के लिए हमारे इस चैनल पे हरियाणा एग्जाम बाय एग्जामपुर पे आपको ऑफर मिलेगा, आपके लिए कुछ नया किया जाएगा, बहुत बड़ी खुशखबरी होगी, तो उसे आप लोग ज्वाइन करना ना भूलें। चलिए, जय हिंद, नमस्कार।